नमस्ते। सपनों के से दिन का ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें लेखक बताते हैं कि जो नई कक्षा में जाने से जो हमारी जो पढ़ाई है वो मुश्किल हो जाया करती थी, और जो अध्यापक थे उनका मार पीट का जो भय था वो हमारे भीतर जम करके बैठ गया था। सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफनमौला हो गए हों। हरफनमौला मीन्स सर्वगुण संपन्न, मतलब हर विषय में हम पूरी तरह से पारंगत हो गए हों, ऐसा लेखक कहते हैं। कि मतलब सभी जो मास्टर थे वो तो ऐसे न थे, 2-3 तो हर साल की तरह होते थे, और जो कि छोटी श्रेणी में छोटी कक्षा में हमें नहीं पढ़ाते थे। और उनकी ऐसी भी भावना बन जाती थी कि वो अधिक अध्यापक क्या करते थे कि वो समझते थे कि एक साल में ही ऐसी अपेक्षा करने लगते कि हम जैसे संपूर्ण विषयों में पूरी तरह से पारंगत हो गए हों, हमें संपूर्ण ज्ञान हो चुका हो। इस तरह की अध्यापक सोचते थे। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ हुए थे उनकी गंध भी मन उदास किया करती थी। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि यदि उनकी आशाओं पर, उनकी उम्मीदों पर अगर आप खरा नहीं उतरते तो वे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार हो जाते थे। मतलब बच्चों की अधिक पिटाई किया करते थे अध्यापक। इन्हीं कुछ कारणों से, मतलब ऐसा नहीं कि किताबों कॉपियों से ही हमें गंध आती थी, लेकिन एक कारण और बताते हैं लेखक कि बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे हुए थे उनमें से भी गंध आने पर हमारा जो मन है वो उदास हो जाया करता था। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगता था। मास्टर प्रीतमचंद परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगता कि मास्टर प्रीतमचंद जब हमें स्काउट की परेड कराते थे तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ या फिर मुंह में ली विसिल से मार्च कराते थे। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि 1-2 कारणों से हमें स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। जब मास्टर प्रीतमचंद हमें स्काउट की परेड करवाते थे तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ या मुंह में से विसिल जो सीटी बजा कर के मार्च कराते थे। फिर राइट टर्न और लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते और अकड़ करके चलते, तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, तो मतलब उनमें जब है ना अकड़ भी होती थी, एक घमंड भी होता था कि हम विद्यार्थी नहीं हैं, अब हम पूरे महत्वपूर्ण एक फौजी जवान बन चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का जो राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था, और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे कि अभी विलायत में पढ़ रहा था। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध का समय था तब हमारी नाभा रियासत का जो राजा था वो अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था, और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जो जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत भी हो गया, और उस राजा का बेटा अभी विलायत में पढ़ रहा है। विलायत मीन्स होता है विदेश में पढ़ रहा है। इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज़ की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। जबरन मीन ज़बरदस्ती
बलपूर्वक उन्हें भर्ती नहीं कर पाया था। भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफ़सर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। मतलब जब है ना अफ़सर आते थे मतलब लोगों को उसमें फ़ौज में भर्ती करने के लिए, तो कुछ नाटक करने वाले भी उनके साथ कुछ लोग हुआ करते थे। और वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर मतलब एक तंबू लगा कर के लोगों को फ़ौज के सुख आराम और बहादुरी के दृश्य दिखाया करते थे। उस नौटंकी के द्वारा आकर्षित करते थे लोगों को उसमें फ़ौज में भर्ती होने के लिए। उनका एक गाना भी अभी याद, और कुछ मसखरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहन करके उसको गाया करते थे। वो गाते थे कि भर्ती हो जा रे रंगरूट। रंगरूट मीन्स जो जिनको है ना फ़ौज में भर्ती कराते थे मतलब उसी को बोलते हैं पुलिस को और सिपाही को। भर्ती हो जा रहे अठे मिले से टूटे लीतर। अठे मीन्स यहाँ तो आपको टूटे लीतर मतलब टूटे फूटे जूते मिलेंगे, लेकिन उठे मतलब वहाँ मिलेंगे बूट और वहाँ तुम्हें अच्छे नए बूट मिलेंगे। भर्ती हो जा रहे रंगरूट मतलब फ़ौज में सिपाही को भर्ती होने के लिए कहा जा रहा है। और अठे पहनते फटे पुराने, और यहाँ तो तुम फटे पुराने कपड़े पहनते हो और उठे मिलेंगे सूट और वहाँ तुम्हें नए सूट भी मिलेंगे। भर्ती हो जा रहे रंगरूट। तो यहाँ लेखक कहता है कि मतलब लोगों को नवयुवकों को इस तरह उनको लुभाया जाता था और इस तरह गाने गा करके और वर्दी का, नए कपड़ों का, सूट बूट का और नए जूतों का उनको प्रलोभन दिया जाता था। भर्ती हो जा रे रंगरूट। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर फ़ौज में आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे बूट मिलेंगे, अच्छे कपड़े मिलेंगे और तुम फ़ौज में भर्ती हो जाओ। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते थे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इन्हीं बातों को जब वे सुनते थे कि अच्छे से बूट मिलेंगे, अच्छे हमें फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर हमें अच्छे सूट मिलेंगे, तो ये बातें जब वो सुनते थे तो जो नौजवान थे वो आकर्षित होते थे और वो उसके लिए फ़ौज में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाया करते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता था कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं हैं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए हुए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता कि हम फौजी ही हैं। तो यहाँ देखिए लेखक क्या कहता है कि कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता कि हम तो फौजी जवान से कम नहीं है, हम तो फौजी जवान लग रहे हैं। और धोबी की धुली हुई हमें वर्दी मिलती है और पॉलिश किए हुए बूट मिल जाते हैं और हमें जुराबें भी पहनने के लिए मिलते हैं। तो स्काउटिंग की जो परेड करते हमें लगता है कि हम बिल्कुल फौजी जवान से कम नहीं हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कराते हुए या हंसते हुए नहीं देखा था। उनका ठिंगना कद, दुबला पतला गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आँखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि जो मास्टर प्रीतम चंद जी थे वो स्कूल के समय हमने कभी भी उनको मुस्कुराते और हंसते हुए नहीं देखा था। उनका जो ठिंगना कद था मतलब छोटी उनकी हाइट थी और दुबला पतला शरीर था, लेकिन गठीला था, हष्ट पुष्ट था। माता के दाग थे उनके चेहरे पर और उनकी जो आँखें थीं वो बिल्कुल बाज जैसी तेज आँखें थीं। खाकी वर्दी पहने हुए होते थे और चमड़े के
चौड़े पंजों वाले उनके बूट हुआ करते थे। सभी कुछ ही मतलब इतना डरावना था कि मतलब जब हम उनको देखते थे तो लेखक कहते हैं कि हम भयभीत हो जाया करते थे। और उनके बूटों की जो ऊंची उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुर्रियाँ लगी रहती जैसे कि तांगे के घोड़े के पैरों के लगी रहती हैं। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते थे। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुर्रियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जो प्रीतम चंद मास्टर जी थे तो उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे जो खुरियाँ लगी रहती थी जैसे कि तांगे के घोड़े के मतलब घोड़े के नीचे पैरों के तले जो लोहे की वो नाल लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील भी ठुके रहते थे। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियाँ और कीलों के जो निशान थे वहाँ भी दिखाई देते थे। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद इतने उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। लेखक ये बताते हैं तो उनको देख करके हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते हमसे कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था ही, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट ही था। हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जो मास्टर प्रीतम चंद जी थे तो उनसे डरना, हमारा डरना स्वाभाविक था। मतलब उनको देखते ही हमारा जो डरना था वो प्राकृतिक था। उनको हमने देखा और हमें डर लगा। परंतु जब हम उनसे नफरत भी करते थे, नफरत करने का कारण क्या था कि वो हमें अधिक मारते पीटते थे। हम सभी को, जो मेरी उम्र के जो सभी बच्चे थे, वह दिन नहीं भूल पाए जिस दिन वह हमें चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाने के लिए आए। उस समय क्या हुआ कि हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जो उर्दू थी वो तो हमें तीसरी कक्षा तक उसका अभ्यास हो गया था, वो तो हमें समझ में आ गई थी। लेकिन फारसी जो शब्द था वो फारसी जो भाषा थी वो अंग्रेजी से भी हमें बहुत मुश्किल लगती थी, उससे आसान तो अंग्रेजी थी। हमें पढ़ते एक सप्ताह भी ना हुआ होगा। लेखक यहाँ बताते हैं कि हमें पढ़ते हुए एक सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा। फारसी के आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जवानी सुनेंगे। जवानी मीन्स जो ओरल टेस्ट लेंगे तो मौखिक सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो गया। तो यहाँ लेखक हमें क्या बताते हैं कि हमें पढ़ते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था और प्रीतम चंद जी ने हमें एक शब्द रूप फारसी के याद करने को दे दिए और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में, मतलब इसी पीरियड में मैं आपसे ओरल सुनूंगा। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे। लेखक बता रहे हैं कि हमने बार बार उन शब्द रूपों को याद किया, परंतु केवल 2-3 ही हमारे साथ के लड़के ऐसे थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो गए, मतलब आधे अधूरे, पूरी तरह से उनको भी याद नहीं हुए। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक लड़का भी नहीं सुना पाया। तभी मास्टर जी घुर्राए, मतलब उन पर
चीखने और चिल्लाने लगे, सभी कान पकड़ो। तेज आवाज़ में उनको सभी को बोला कि आप सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ भी ऊंची करो। अब आप देखिए, लेखक यहाँ बताते हैं कि हमने डर के मारे झुक करके टांगों के पीछे से बाहें निकाल ली और कान भी पकड़ लिए, और वह गुस्से से फिर चीखे कि पीठ भी ऊंचा करो। जैसे कि है ना मुर्गा बना देते हैं अध्यापक स्कूल में, तो इसी तरह प्रीतम चंद जी ने फारसी के शब्द रूप याद ना करने पर उनको मुर्गा बना दिया और पीठ भी ऊंची करा दी। अब पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमज़ोर 2 टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरवंश की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से क्या होता है कि 3-4 मिनट ही हो पाती हैं कि टांगों में जलन पैदा हो जाती है और मुर्गा नहीं बना जाता। तो मेरे जैसे कमज़ोर जो बच्चा होता है और तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही वो गिर जाते हैं। वो कान पकड़े रहते हैं और कान पकड़े पकड़े ही नीचे गिर जाते हैं। जब तक मेरी और हरवंश की बारी आई, वो अपने एक साथी के का भी नाम बता रहे हैं कि मेरी और हरवंश की जब बारी आई तब तक हेडमास्टर जी दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि उस कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर से बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए और आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। अब यहाँ लेखक बताते हैं, शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतमचंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जब उन्होंने बच्चों को, चौथी कक्षा के बच्चों को मुर्गा बना रखा था, तो ये पहला अवसर था उनके सामने, हेडमास्टर जी के सामने, कि वह पीटी प्रीतमचंद जी की उस बर्बरता मतलब जो उसकी असभ्यता जो देखी थी उनकी सर की, तो वो उसे सहन नहीं कर पाए और उत्तेजित होकर क्रोध में हो गए। आगे, व्हाट आर यू डूइंग? इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास? स्टॉप इट एट वंस। ये हेडमास्टर जी ने बोला। लेकिन तब हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जब प्रीतमचंद जी को हेडमास्टर जी ने डांट लगाई और उनकी बर्बरता को देखा तो उन्होंने तुरंत बोला कि व्हाट आर यू डूइंग? इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास? स्टॉप इट एट वंस। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने तो ये बोल दिया, लेकिन हम नहीं समझ पाए क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से ही अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। अब आगे लेखक क्या कहते हैं कि परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के जो लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं? क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का यही ढंग है? इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए।
तो यहाँ फिर लेखक बताते हैं कि जब हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं के जो कक्षा के बच्चे थे, लड़के थे, उन्होंने बताया कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हो? क्या चौथी कक्षा के बच्चों को सजा देने का यह ढंग है? इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में उसके बाद चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेड मास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जब प्रीतम चंद जी कई दिन तक स्कूल नहीं आए तो जो मास्टर थे, जो विद्यालय के अध्यापक थे, तो सबके जुबान पर एक ही बात थी कि हेड मास्टर जी शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल मीन्स होता है निलंबित, उस पद से हटा देना। और अपनी ओर से आदेश लिख करके मंजूरी के लिए भी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया गया कि वहाँ से मंजूरी मिल जाए इसके लिए जो निलंबित किया है। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि वहाँ जो हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम मतलब जो शिक्षा तालीम, महकमाए तालीम मतलब शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो कौन है? हरजी लाल, और वो डायरेक्टर हैं वहाँ के, तो जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक है तभी उनको पूरी तरह से मुअत्तल किया जाएगा। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते तो हमारे चेहरे मुरझाए हुए रहते। तो यहाँ लेखक आप बताते हैं कि उस दिन के बाद क्या हुआ कि यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से जो डायरेक्टर हैं वो बहाल नहीं करेंगे उस पद पर, तब तक वो स्कूल में कदम नहीं रख सकते। ये भी हमें पता था, लेकिन फिर भी अंदर जो डर था, जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करके फटने को आती और उन्हें यही डर सताता रहता कि कहीं प्रीतम चंद हमें फारसी पढ़ाने ना आ जाएं। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने आ जाते तो हमारे चेहरे तब तक मुरझाए रहते। मतलब जब भी इन्हें हेड मास्टर जी या फिर मास्टर नौहरिया राम जी आते तो उनको एक खुशी होती, अच्छा लगता, और प्रीतम चंद जो पीटी सर थे उनका डर लगा रहता था। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वहीं आराम से रह रहे थे। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि फिर क्या हुआ कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए और उन्हें अच्छा लगा क्योंकि वो पिटाई भी करते थे। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा मतलब एक कमरा था जिसमें कई खिड़कियां थीं और वो उन्होंने किराए पर ले रखा है और वहीं वे आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उनको खिलाते, उनसे बातें करते हैं। तो यहाँ इन 7वीं 8वीं यहाँ लेखक कहते हैं कि जो 7वीं 8वीं के जो विद्यार्थी थे उन्होंने हमें बताया कि उन्हें मुअत्तल होने की भी रत्ती भर भी चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं कि मैं मुअत्तल हो गया हूँ, लेकिन पहले की तरह ही आराम से वो रहते हैं और पिंजरे में उनके 2 तोते हैं
जिन्हें वे कई बार दिन में भिगोकर बादामों की गिरियों को छिलका उतार कर उनको खिलाते रहते हैं। इस तरह उनके बारे में ये पता चला। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे पे गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह हमारे अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर सकते थे। तो यहाँ लेखक फिर से कहते हैं कि हमने भी कई बार ये उनके तोतों को देखा था। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे पे भी गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद हमें बिल्ला मीन्स डंडे हमें मार मार कर हमारी जो चमड़ी को उधेड़ देते थे, बहुत अधिक पिटाई करते थे, वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर सकते हैं। तो मतलब वो वे लेखक इसमें आश्चर्यजनक होते हैं, एकदम आश्चर्य उन्हें होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमें तो वो डंडों से मारते हैं और हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते हैं, लेकिन वे तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आँखों से भय नहीं लगता? जिस तरह मतलब हमें उनसे इतना डर लगता है, तो क्या तोतों को उनसे डर नहीं लगता? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आती थी। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि इस तरह की जो बातें थी वो हमारी समझ में नहीं आती थी, नहीं आ पाती थी। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। मतलब यह अलौकिक मतलब यह अद्भुत ही था। तो यहाँ देखा कि आपने लेखक ने जो बचपन की यादें जो आधी अधूरी थी उनको भी हमसे ये साझा किया, और उनकी बचपन की यादों के बारे में, जैसे कि उन्होंने पढ़ने जाना अच्छा नहीं लगता था, खेलना अधिक अच्छा लगता था, नानी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता था, और अपने साथ मित्रों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह आपने इस पाठ को समझा और इसके सार को भी आप इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।